नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं, भारत के संवैधानिक विकास की कहानी पर। हम ये देखेंगे कि आज जो कानून हमारे देश को चलाते हैं, उनकी जड़ें असल में ब्रिटिश दौर में कैसे बनी। ये कहानी एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी से शुरू होती है और एक पूरे देश के जन्म पर जाकर खत्म होती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो हम इस पूरे सफर को कैसे समझेंगे? हमने इसे दो बड़े हिस्सों में बांटा है। पहले हम देखेंगे कंपनी का शासन और उसके बाद सीधे ब्रिटिश ताज यानी क्राउन का शासन। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि भारत पर अंग्रेजों के कंट्रोल करने का तरीका और उनका इरादा कैसे बदला। तो कहानी शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये लोग भारत में कोई राज करने नहीं आए थे, वो तो बस मसाले और कपड़े का व्यापार करने आए थे। उनका एक ही मकसद था, मुनाफा कमाना। पर जैसा कि होता है, हालात ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये एक कमाल का बदलाव दिखाती है। सन 1600 में कंपनी सिर्फ एक ट्रेडर थी, लेकिन सिर्फ 150 साल में 1765 तक उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। अब ये दीवानी क्या है? आसान शब्दों में कहें तो टैक्स वसूलने का अधिकार। मतलब वो उस इलाके की सरकार ही बन गए थे। ये एक जबरदस्त पावर शिफ्ट था। और कहानी का आखिरी मोड़ आया 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद, जब ब्रिटिश सरकार ने कहा बस अब बहुत हुआ और कंपनी को हटाकर सत्ता सीधे अपने हाथ में ले ली। तो चलिए अब इस कहानी के पहले चरण में चलते हैं। इस दौर में कंपनी भारत में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी, लेकिन ताकत के साथ आया भ्रष्टाचार। कंपनी के अफसर बेलगाम हो रहे थे और इसी वजह से लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद को दखल देना पड़ा। अच्छा, ये जो एक्ट था ना, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर करप्शन और मिसमैनेजमेंट की खबरें जब ब्रिटेन पहुंची, तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब चुप नहीं बैठा जा सकता। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की पहली कोशिश थी कि कंपनी के मामलों पर लगाम कसी जाए, और इसी एक कदम ने आगे का सब कुछ बदल दिया। आइए इसके खास पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। पहली बार यह माना गया कि कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही, बल्कि वो एक राजनीतिक ताकत भी है। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिससे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। और तीसरा, एक प्रॉपर लीगल सिस्टम बनाने के लिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ये वो नींव के पत्थर थे जिन पर आगे चलकर पूरे ब्रिटिश राज की इमारत खड़ी हुई। अब 1773 के एक्ट में जो कमियां रह गई थीं, उन्हें दूर करने के लिए ये नया कानून आया। इसने एक डुअल कंट्रोल सिस्टम बनाया। इसे ऐसे समझिए जैसे कंपनी के अब दो बॉस हो गए थे, एक व्यापार के लिए जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे और दूसरा राजनीति के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी। और हाँ, आखिरी फैसला हमेशा ब्रिटिश सरकार का ही होता था। इससे पावर का बंटवारा और भी साफ हो गया। अब यहाँ एक और बड़ा मोड़ आता है। ब्रिटेन के दूसरे व्यापारियों को भी भारत के बाजार में हिस्सा चाहिए था। उन्होंने संसद पर दबाव बनाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म की जाए। तो इस कानून ने कंपनी का एकाधिकार तोड़ दिया। मतलब अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत आकर व्यापार कर सकता था। हाँ, चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का कंट्रोल बना रहा। और अब आता है वो एक्ट जो कंपनी राज के दौरान पावर को एक जगह इकट्ठा करने की, मतलब सेंट्रलाइज करने की सबसे बड़ी कोशिश थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब उसके पास पूरे ब्रिटिश भारत की सिविल और मिलिट्री दोनों तरह की पावर थी। एक तरह से सारी ताकत एक ही जगह से मत कर रह गई थी। चलिए फटाफट देखते हैं हमें कितना याद रहा। तो बताइए, कंपनी पर लगाम कसने की पहली कोशिश किस कानून से हुई? बिल्कुल सही, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और वो कौन सा कानून था जिसने भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया? बहुत बढ़िया, 1833 का चार्टर अधिनियम। शानदार। और फिर आया साल 1857। ये भारतीय इतिहास में एक भूचाल जैसा था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी। उन्हें यह एहसास हो गया कि अब एक कंपनी के भरोसे इतने बड़े देश पर शासन नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो हुआ, उसने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। सत्ता सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। इस एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी का 250 साल पुराना चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। वाइसराय का मतलब था वो इंसान जो सीधे ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि है। यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की ऑफिशियल शुरुआत हुई। 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों ने एक सबक सीखा था, भारतीयों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
तो ये कानून भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने का एक बहुत ही छोटा सा पहला कदम था। वाइसराय अब कुछ भारतीयों को अपनी काउंसिल में नॉमिनेट कर सकते थे। ध्यान दीजिए, उन्हें चुना नहीं जाता था और उनके पास कोई असली पावर भी नहीं थी, लेकिन ये एक सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक शुरुआत जरूर थी। ये शायद उन सभी कानूनों में से एक है जिसके नतीजे सबसे दूर तक गए। इसकी सबसे विवादित बात थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत। इसका सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देने का हक सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को ही होगा। इसने भारत की राजनीति को ऑफिशियली धर्म के आधार पर बांट दिया। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि ये वो बीज था जिससे आगे चलकर भारत के बंटवारे का पेड़ उगा। ये दो कानून भारत पर राज करने की अंग्रेजों की आखिरी बड़ी कोशिशें थीं। 1919 के एक्ट ने प्रांतों में द्वैध शासन या डायरकी नाम का एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम शुरू किया। मतलब कुछ डिपार्टमेंट जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, लेकिन जरूरी डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस और पुलिस अंग्रेजों ने अपने पास रखे। जाहिर है ये सिस्टम फेल हो गया। फिर आया 1935 का एक्ट। ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज था। इसने डायरकी को खत्म करके प्रांतों को ज्यादा आज़ादी दी। इसने आज के भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की नींव रखी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी एक्ट की देन है। हमारे संविधान के कई हिस्से सीधे इसी कानून से लिए गए हैं। अब एक मिनट रुककर जरा गहराई से सोचते हैं। 1909 में जो पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई, उसका भारत के भविष्य पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा? कैसे उस एक फैसले ने आने वाले 40 सालों के लिए भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी? ये सवाल भारतीय इतिहास की उलझनों को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, उस अंतिम ब्रिटिश कानून पर जिसका मकसद भारत पर शासन करना नहीं बल्कि अपना शासन खत्म करना था। ये भारत के लंबे आज़ादी के संघर्ष का नतीजा था। ये वो कानून था जिसने भारत में लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन को औपचारिक रूप से खत्म किया। ये वो कानून था जिसने एक साम्राज्य का अंत किया और दो नए देशों को जन्म दिया, भारत और पाकिस्तान। तो इस कानून के सबसे बड़े नतीजे क्या निकले? पहला, इसने ब्रिटिश भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। दूसरा, वायसराय का पद खत्म हो गया और संविधान बनाने की पूरी ताकत भारत और पाकिस्तान की संविधान सभाओं को मिल गई। और सबसे जरूरी, इसने सैकड़ों रियासतों को ये आज़ादी दे दी कि वो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में, या फिर आज़ाद रहें। इसी ने नए नए आज़ाद हुए भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का एक हिस्सा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसने करीब 200 साल के ब्रिटिश राज को ऑफिशियली खत्म किया और सत्ता भारत के लोगों को सौंप दी। अगर इस पूरे टॉपिक को एग्जाम के लिए याद रखना है तो ये 3 शब्द गांठ बांध लीजिए। केंद्रीकरण यानी पावर को सेंटर में लाना, द्वैध शासन यानी प्रांतों में डबल सरकार का वो फेल सिस्टम, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी धर्म के आधार पर राजनीति का बंटवारा। और हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। कानूनों के इस पूरे सफर को देखने के बाद ये तो साफ है कि भारत का संविधान अचानक से नहीं बन गया था। तो क्या ये सिर्फ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सोच का नतीजा है, या फिर ये उस लंबी और मुश्किल कानूनी प्रक्रिया का भी नतीजा है जो अंग्रेजों के समय में शुरू हुई थी? ये सवाल हम